हेलो गाइज, वेलकम टू K2 क्लासेज। मैं हूं भानु प्रताप सिंह राठौड़ और मैं लेकर आया हूं राजस्थान हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं में आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं स्थित हैं तथा ये किस नदी के तट पर विकसित हुई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगर राजस्थान के मानचित्र में अगर हम इसकी स्थिति देखें तो ये राजस्थान के जो मानचित्र में हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है वहाँ से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर दूर स्थित है और ये जिस नदी के तट पर स्थित है उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। इसी सरस्वती नदी को वर्तमान में घग्गर के नाम से जाना जाता है तथा जब ये इस नदी के जल का बहाव क्षेत्र पाकिस्तान की ओर चला जाता है तो इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब इस सरस्वती को वर्तमान में घग्गर कहते हैं। जब इसका बहाव क्षेत्र यानी कि इसके जल जो है बहता बहता पाकिस्तान की ओर अगर चला जाता है तो इसको पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें हम कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में स्थित है और हनुमानगढ़ पंजाब राज्य की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। तो पंजाब में जो है बंगा का शाब्दिक अर्थ होता है चूड़िया, तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़िया। बंगा का अर्थ हो गया चूड़ी और काली का काले रंग की, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया। फिर बात करें कि हम कालीबंगा सभ्यता की जानकारी किसने दी, तो कालीबंगा सभ्यता की जो जानकारी दी थी वो सबसे पहले जर्मनी के एक इतिहासवेत्ता थे LP तेसीतोरी। LP तेसीतोरी महोदय ने बताया था कि हनुमानगढ़ में एक सभ्यता स्थित है और उसके बाद उसकी खोज की गई। जो खोज की थी वो की थी सन 1952 में डॉक्टर अमलानंद घोष ने, और इसी खोज के 9 साल बाद सन 1961 में दो पुरातत्ववेत्ता थे बीबी लाल तथा BK थापड़। इन दोनों के निर्देशन में क्या किया, कालीबंगा की खुदाई की गई। तो कालीबंगा का उत्खनन किया बीबी लाल तथा BK थापड़ ने, खोज की अमलानंद घोष ने, और कालीबंगा की जो जानकारी दी सबसे पहले तो वो दी थी अपने LP तेसीतोरी ने। अब हम देखते हैं कालीबंगा की विभिन्न विशेषताओं को कि किस प्रकार कालीबंगा एक अपनी हटके पहचान रखती है, उसकी ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि इस सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के तीनों काल के अवशेष प्राप्त हुए। अब ये तीनों काल कौन कौन से थे, तो हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा या प्राग हड़प्पा, फिर हड़प्पा और तीसरा है उत्तर हड़प्पा। इन तीनों काल के अवशेष जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बात करें दूसरी विशेषता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में तीसरा सबसे बड़ा स्थल है यह। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल है भारत में, तो पहले दो स्थल कौन से हैं, तो पहला जो स्थल है वो है अपने राखीगढ़ी और दूसरा स्थल है धौलावीरा और तीसरा खोजा गया स्थल है कालीबंगा। इसी को आधार बनाकर एक इतिहासकार थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी की संज्ञा दी है। तो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने। अब बात करते हैं हम कालीबंगा जो है वो आज़ादी के बाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया दूसरा स्थल है। मतलब भारत आज़ाद कब हुआ, 1947 में, और जो कालीबंगा को खोजा गया भारत के आज़ादी के बाद। तो और पहला स्थल जो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में वो था रोपड़ पंजाब, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है, और जो दूसरा स्थल खोजा गया वो था कालीबंगा। लेकिन ये कब खोजे गए, आज़ादी के बाद। फिर बात करें हम कालीबंगा की अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता की। कालीबंगा की एक विशेषता थी कि दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब ये दोहरी रक्षा प्राचीर क्या है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो दो टीलों में विभाजित थी, एक तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। कहा जाता है कि पश्चिमी टीले में दुर्गनुमा घर बने हुए थे, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वहाँ पे शासक वर्ग या उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, और नीचे यानी कि पूर्वी टीला जो था वहाँ निम्न घर बने हुए थे, मतलब छोटे छोटे घर बने हुए थे, तो वहाँ जो है निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिमी टीला जो था उसके चारों ओर एक परकोटा होता था और पूर्वी टीले की ओर परकोटा नहीं होता था। लेकिन कालीबंगा ऐसी सभ्यता थी जिसके पूर्वी टीले तथा पश्चिमी टीले दोनों के ओर परकोटा था, यानी कि दोहरी रक्षा प्राचीर, या हम कह सकते हैं दोनों के ओर सुरक्षा दीवार थी। इसलिए दोहरी रक्षा प्राचीर के जो प्रमाण प्राप्त होते हैं वह होते हैं कालीबंगा से। ये कालीबंगा की एक अपनी अलग विशेषता है। अब बात करते हैं कि कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। कालीबंगा सभ्यता जो है वो राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर है, तो वो जो निर्भर है वो कृषि पर है। और कृषि के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए,
कृषि के लिए खेत चाहिए और खेत के बाद हम क्या करते हैं उसमें जुताई। तो कालीबंगा से जो खेत मिले थे वो जुताए खेत थे, यानी कि ऑलरेडी उसमें जुताई की हुई थी। और ये विश्व की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से जुते हुए खेत मिले थे हमको। फिर बात करें दूसरे साक्ष्य की हम, तो कालीबंगा के जो लोग थे वो एक साथ 2 फसलें उगाते थे, यानी कि एक खेत में एक साथ 2 फसलें उगाते थे। और वो जो फसलें थी वो थी एक तो सरसों और दूसरी थी चना। ये क्या करते थे, खेत के चारों ओर तो बोते थे सरसों और बीच बीच में बोते थे चना। तो एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता में जल निकासी के लिए जो नालियाँ बनी होती थी वो काष्ठ निर्मित होती थी, यानी कि लकड़ी से बनी हुई नालियाँ। तो लकड़ी से बनी हुई नालियाँ भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता से ही हमें ईंटों से निर्मित चबूतरे तथा अलंकृत ईंटों का फर्श मिला। जो फर्श था वो अलंकृत की गई ईंटों का बना हुआ था, यानी कि साज सज्जा से रूप से जो ईंटें थी उस रूप में बना हुआ था। तो अलंकृत ईंटों का फर्श और ईंटों से निर्मित चबूतरे जो मिले वो हमको कालीबंगा से मिले। बात करें हम अगर कालीबंगा के मोहरों की, तो कालीबंगा से जो मोहरें प्राप्त हुई थी वो बेलनाकार थी। और माना जाता है कि ऐसी मोहरें जो है मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि विश्व की एक सभ्यता थी जो दजला व फरात नदियों पर स्थित थी। मेसोपोटामिया की मोहरें जो थी वो कालीबंगा के समरूप थी, यानी कि कालीबंगा की बेलनाकार मोहरें किसके समरूप थी, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरों के समरूप थी। एक कालीबंगा से हमें 7 अग्निकुंड के प्रमाण या अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले। ये अग्नि वेदिकाएँ क्या थी, ये अग्नि वेदिकाएँ जो थी वो यज्ञ करने के काम आती थी। और इस प्रकार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उस समय यज्ञ व्यवस्था प्रचलन में हो, क्योंकि अग्निकुंड तो वहीं होते हैं जहाँ यज्ञ होते हैं, तो शायद उस समय यज्ञ व्यवस्था प्रचलन में रही हो। फिर कालीबंगा से हमें 3 कब्रें मिली थी। 3 प्रकार की क्या मिली थी, कब्रें। पहली कब्र थी जो थी आयताकार। इस आयताकार कब्र में शव के साथ मृदबांड को दफनाया जाता था। और ये जो मृदबांड होते थे वो लाल रंग के होते थे तथा इन पे जो रेखाएं होती थी वो काले रंग की तिरछी रेखाएं होती थी। तो पहली कब्र कौन सी मिली, आयताकार। इसमें क्या करते हैं, शव और मृदबांड दोनों को एक साथ दफनाते हैं। फिर दूसरी कब्र थी जो वृत्ताकार कब्र थी। इस कब्र में युग्म शव के साक्ष्य मिले हैं। युग्म शव में नर व नारी दोनों को एक साथ दफनाया जाता था। इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उस समय सती प्रथा प्रचलन में रही हो या उस समय सती प्रथा का प्रचलन हो, इसलिए युग्म शव के साक्ष्य प्राप्त हुए। तीसरी जो कब्र मिली हमें वो मिली मिश्रिताकार। इस कब्र में एक बालक का शव था, उसकी खोपड़ी में पीछे की ओर 6 छेद किए हुए थे। ये जो छेद थे वो माना जाता है कि शल्य चिकित्सा भी उस समय प्रचलन में हो, इसलिए उस बालक की खोपड़ी में पीछे की ओर 6 छेद किए हुए थे। वर्तमान में अगर अपन इस चिकित्सा विभाग के अनुसार इस बीमारी का नाम जाने तो इस बीमारी का नाम है हाइड्रोसिपोलिस, यानी कि बालक की जो खोपड़ी थी उसके पीछे की ओर 6 छेद थे। इस बीमारी को वर्तमान में हाइड्रोसिपोलिस के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें हम कालीबंगा के सड़कों के बारे में, तो कालीबंगा की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और इसी समकोण पर काटने के कारण कालीबंगा की सड़कों को ऑक्सफोर्ड पद्धति की सड़क, ग्रीक जाल पद्धति की सड़क या चेम्सफोर्ड पद्धति की सड़क भी कहा जाता है। एक महोदय थे रेक्स महोदय। रेक्स महोदय का मानना था कि कालीबंगा का जो पतन हुआ था वो भूकंप से हुआ था। तो भूकंप के जो प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं वो हमें कहाँ से होते हैं, कालीबंगा सभ्यता से। अब अगर देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो कालीबंगा सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भावचित्रात्मक लिपि। भावचित्रात्मक लिपि थी जिसे हम रुष्टोफेदन लिपि या सर्पिलाकार लिपि के नाम से भी जानते हैं। ये लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी तथा इस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है या इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। एक बार कोशिश की थी एक वेडन महोदय ने, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए थे इस लिपि को। कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे उनकी एक विशेष बात ये थी कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, मतलब लोहे के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। इस प्रकार आज हमने कालीबंगा सभ्यता के सामान्य परिचय, उसकी विशेषताओं तथा उससे जो प्राप्त अवशेषों के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस पूरे लेक्चर की PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल K2 क्लासेस पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे एक और अन्य सभ्यता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।